नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक और संसद की स्थायी समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार की हालत बहुत खराब है। ये दोनों ही राज्य सबसे नीचे हैं। भूगोल और आबादी के हिसाब से भी भारत के इन दो बड़े राज्यों में अगर लोगों की कमाई इतनी कम है तो आप समझ सकते हैं कि जीवन स्तर का क्या हाल होगा। इन दो राज्यों में उच्च शिक्षा की हालत पर अगर बात करने लगूं तो बात ही खत्म नहीं होगी। इन दोनों राज्यों के युवाओं का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी प्राथमिकता में अच्छी पढ़ाई नहीं है, वरना मुझे इस पर बात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। इन दोनों राज्यों में अगर आप सफल नेता बनना चाहते हैं तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बल्कि लिखकर पर्स में रख लीजिए। आप हमेशा अतीत के गौरव की बात कीजिए, किसी महापुरुष की मूर्ति या स्मारक की बात कीजिए। ध्यान रहे, किसी महापुरुष को सीधे याद मत कीजिए। पहले घोषित कीजिए कि फला महापुरुष को भुला दिया गया है, आप उसे याद दिलाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। अगर तुरंत कोई महापुरुष का ध्यान नहीं आता है तो किसी की भी मूर्ति बनाकर, अपनी ही मूर्ति बनाकर लगा दीजिए। लोग मान लेंगे कि किसी महापुरुष की ही होगी, तभी तो उनकी मूर्ति बनी है। क्या आप इस मूर्ति का चेहरा पहचानते हैं? कहीं ये रोज रात 9 बजे टीवी में तो नहीं आता है। आपका कुर्ता भी खराब नहीं होगा और आप बड़े नेता बन जाएंगे। मूर्ति लगाने से उन युवाओं में गौरव भाव आता है जो अपने इलाके में घटिया स्कूल, घटिया कॉलेज, घटिया अस्पताल को देखते देखते जीवन से निराश हो चुके होते हैं। भारत के बेरोजगार युवकों को अतीत के गौरव से जो समृद्धि मिलती है उसे दुनिया का कोई अर्थशास्त्री नहीं समझ सकता। याद करने में कोई बुराई नहीं, लेकिन याद करना नेता बनने का आसान रास्ता हो चुका है। जो अपना फोन नंबर और पासवर्ड याद नहीं रखते, वे किसी महापुरुष को याद रखने और उनकी याद दिलाने में लगे हुए। ट्विटर पर मंत्रियों के हैंडल पर जाकर देखिए, वे रोज किसी न किसी महापुरुष को याद कर रहे हैं। एक दिन में कई बार 2 से अधिक महापुरुषों से प्रेरणा पाने का दावा करते हैं, जबकि उनके काम में इन महापुरुषों का एक भी गुण नहीं झलकता है। पहले लगा था कि केवल बीजेपी महापुरुषों को याद कर रही है, दूसरों ने भुला दिया है। जब तक बीजेपी याद कर रही थी तब तक कहा जा रहा था कि बीजेपी सबको याद करती है, बाकियों ने उन्हें भुला दिया है। किसी की जयंती पर फोटो या मीम ट्वीट कर देना याद करने की सबसे उत्कृष्ट गतिविधि मान ली गई है। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी ने याद करने की राजनीति को नया मोड़ दे दिया, जिससे मुकाबला करने के लिए पिछले कुछ साल से हर दल के नेता हर महापुरुष को याद करने में लगे हैं। कई बार नेता गलत फोटो भी लगा देते हैं, जैसे मार्च 2018 में शशि थरूर ने महावीर स्वामी के बदले गौतम बुद्ध की तस्वीर लगा दी। एक समय था जब कोई पार्टी किसी महापुरुष को याद करती थी तब वह संकेत देती थी कि फला महापुरुष उसकी विचारधारा के करीब है। अब ऐसा नहीं है। कोई दल किसी को याद करने के मामले में किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। याद किए जाने की इस होड़ में साहित्यकारों को भी शामिल कर लिया गया है। उन्हें शिकायत रहा करती थी कि राजनीतिक समाज कभी याद नहीं करता, लेकिन अब वे काफी खुश होंगे कि उन्हें बीजेपी, कांग्रेस से लेकर जनता दल और हर दल के नेता याद कर रहे हैं। किसने किसे पढ़ा है यहां यह महत्वपूर्ण नहीं है, किसने किसे याद किया है यह उल्लेखनीय है। याद करने के तुरंत बाद ही नेता की भाषा से पता चल जाता है कि साहित्य से दूर दूर तक इनका नाता नहीं है। इधर जनता परेशान है कि वोट लेने के बाद नेताजी भूल गए हैं, लेकिन नेताओं ने हर दिन कई महापुरुषों को याद कर दिखा दिया है कि उनकी याददाश्त पूरी तरह सुरक्षित है। वे भले जनता को भूल चुके हैं, लेकिन जनता के प्रिय महापुरुषों को याद कर रहे हैं। हम इन सभी महापुरुषों से माफी मांगते हैं। हमारी समस्या इन्हें याद किए जाने को लेकर नहीं है, दूसरी है। याद करने के मामले में क्या याद रखा गया है और क्या भुला दिया गया है, बता रहे हैं राजनीति पर लिखने वाले हिलाल अहमद। पिछले 7 सालों में जिस तरह से हमने अपने महापुरुषों को याद करने की कवायद शुरू की है, इस कहानी को समझने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। पीछे जाने का मतलब ये कि हमें थोड़ा सा झांकना चाहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हुआ था। हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक नहीं था, वो बौद्धिक भी था और तमाम तरह के सवालों पर उस दौर में बात हुई थी। खास तौर से राष्ट्रीय आंदोलन के खत्म होने के बाद 1950 के दशक में जैसे ही गांधी जी की हत्या हुई तो सवाल ये उठा कि गांधी जी को याद कैसे किया जाएगा।
तो नेहरू इस बारे में बड़े स्पष्ट थे। उन्होंने साफ कहा कि हम समाधि का एक विचार रखेंगे। समाधि का विचार क्या था कि ना तो यह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा, ना मेमोरियल होगा, यानी ना तो लाल किले की तरह की कोई चीज होगी और ना ही इंडिया गेट की तरह की या जलियांवाला बाग की तरह की कोई चीज होगी। तो इस तरह से हमने एक ऐसा आधार रखा अपने नेताओं को याद करने का, जिसमें बुनियादी बात यह थी कि हमें विचार याद रखना है, व्यक्ति को याद नहीं रखना। धीरे धीरे भारत में संस्थाओं का पतन होना शुरू हुआ, विचारों का पतन शुरू हुआ। पहले संस्थाओं का पतन हुआ, फिर विचारों का पतन हुआ और व्यक्ति प्रधानता आती चली गई। अब समाधियों के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। तो पहला नेहरू जी की समाधि शांतिवन बन गई। इंदिरा जी की जब हत्या हुई तो पहले 4 महीने उसे एकतावन कहा गया, बाद में शक्ति स्थल कह दिया गया। तो इस तरीके से लगातार जो समाधियों का विचार था उसमें संस्थाएं हटती चली गई, व्यक्ति प्रधान होते चले गए। तीसरा दौर आया सोशल मीडिया का, वो 7 साल जो हम बहुत पिछले 10 साल में कहूंगा कि बहुत इसमें बहुत एक्टिव ये है। और इसमें यह है कि व्यक्ति प्रधानता का एक नया स्वरूप देखने को मिला। और ये व्यक्ति प्रधानता क्या थी कि ऐतिहासिकता विहीन इतिहास की रचना करना। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि किस महापुरुष ने क्या कहा था। आपका जो एम्फेसिस है, जो जिस बात पर आप बल देना चाहते हैं, वो ये है कि वो महापुरुष मेरी राजनीति में कैसे काम आएगा। और इसका कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आपके पास में विचार नहीं है और किसी भी पार्टी के पास में विचार नहीं है। तो जब आप विचार विहीन हो जाते हैं तो आप इतिहास से विचार बोरो नहीं करते, उधार नहीं लेते, बल्कि व्यक्ति निकाल कर लाते हैं। तो हमें नेहरू के विचार, अंबेडकर के विचार, सरदार पटेल के विचार में कोई रुचि नहीं है। हमें रुचि है उनकी प्रतिमाओं में, उनकी मूर्तियों में। तो इस तरह से पहला जो पिछले 7 साल में हुआ है, या पिछले 10 साल मुझे कहना चाहिए, वो ये है कि ये एक ऐसे इतिहास की बात हमने करनी शुरू कर दी जिसमें ऐतिहासिकता नहीं है। मूर्तियों और स्मारकों को गलत और सही के पैमाने से देखना एक जटिल काम है, लेकिन राजनीति का यही काम हो जाए तब फिर इस पर विचार किया जाना चाहिए। मूर्ति और स्मारक के जरिए पहचान की राजनीति इस वक्त अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच गई लगती है। हर दूसरा नेता कहता है इतिहास ने फला को भुला दिया। आप किसी भी राज्य के कॉलेजों में इतिहास की कक्षा का हाल देखिए, सैकड़ों छात्र हैं मगर टीचर या तो एक भी नहीं या 1-2 ही हैं। इतिहास पढ़ना एक मुश्किल काम, एक विषय पर कई किताबों से गुजरना पड़ता है। आप इतिहास पढ़ते नहीं, इंजीनियरिंग की कोचिंग करने चले जाते हैं, फिर अचानक चिल्लाने लगते हैं कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश, जहां मूर्तियों और स्मारकों की राजनीति ने कई वर्गों को गर्व का भाव दिया, इसके बाद भी वो राज्य आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है। उनके नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। राजनीति की इसी होड़ के कारण राज्य का मूर्ति बजट या उसकी सुरक्षा का बजट बढ़ता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपी में स्मारकों और मूर्तियों की सुरक्षा के लिए यूपीएसएसएफ नाम से एक विशेष सुरक्षा बल बन गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पिछले साल लिखा है कि इसका बजट 1747 करोड़ रुपया है। एक दूसरे अखबार में इस साल फरवरी की खबर है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद बन रहे इस सुरक्षा बल की 5-5 बटालियन है। अखबारों की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी महापुरुषों के स्मारकों को संवारने के आदेश दिए हैं, साफ सफाई की व्यवस्था करने के लिए कहा है। मूर्तियों की राजनीति ने इस राज्य को इतनी मूर्तियां दे दी हैं कि अब इनकी सुरक्षा के लिए अलग से बटालियन बनने वाली है। जिन मूर्तियों की स्थापना भावनाओं के सम्मान के लिए की जाती है, स्थापना के बाद वही मूर्तियां भावनाओं के आहत होने का खतरा बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति के लिए पुराने महापुरुषों की खोज के अलावा नए नए महापुरुषों की खोज और उनकी स्थापना तेजी से हो रही है। हर किसी की मूर्ति बन रही है ताकि किसी को ना लगे कि उसका समाज छूट गया है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने पिछले कुछ महीनों में हेमवती नंदन बहुगुणा, साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा कई मूर्तियों की आधारशिला रखी है और अनावरण भी किया है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। यहां उनके कर कमलों द्वारा 12.5 फीट की ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ की मूर्ति का अनावरण किया गया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे, जहां उन्होंने राजा मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहराइच में राजा सुहेल देव की याद में एक स्मारक के निर्माण का शिलान्यास किया। इस साल मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में ही
महाराणा प्रताप राजा रुद्रेंद्र विक्रम सिंह की मूर्ति का अनावरण किया है। बहराइच यूपी का एक नया राजनीतिक परिसर बनकर उभर रहा है। यहां महाराणा प्रताप, राजा सुहेलदेव, रुद्रेंद्र विक्रम सिंह की मूर्तियां बन चुकी हैं और बन रही हैं। रवीश रंजन बता रहे हैं कि यूपी के इस नए राजनीतिक केंद्र बहराइच में मूर्तियों और स्मारकों का इतना महत्व क्यों बढ़ गया है। इसी साल सबसे पहले राजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया गया। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल उसका शिलान्यास किया और वहाँ पर मौजूद जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने शिलान्यास के मौके पर ये कहा कि राजा सुहेलदेव ने जो विदेशी मुग़ल आक्रांता सैयद सलार मसूद गाजी को यहाँ से मारकर भगाया। कुछ दिन के बाद में फिर वो बहराइच आते हैं और किसान डिग्री कॉलेज के पास में महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है उसके अनावरण के मौके पर वो फिर कहते हैं कि अगर राजा सुहेलदेव के बलिदान को जनता याद रखती तो विदेशी मुग़ल आक्रांता भारत में पैर भी न रखने पाते। तो बार बार सुहेलदेव जी का नाम लेकर और फिर मुग़लों को और मुग़लों के ज़रिए मुसलमानों को एक तोहमत लगाना और राजा सुहेलदेव के इतिहास को लेकर बीजेपी में इतनी आक्रामकता का होना कहीं न कहीं एक शंका पैदा करती है कि इस पूरे प्रकरण के सियासी मायने भी हैं। हमेशा से ही इतिहास को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर नेता इस्तेमाल करते रहे हैं और बहराइच जैसे ज़िले के संदर्भ में और ज़्यादा मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं क्योंकि बहराइच की 7 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीटों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है। यही वजह है कि बार बार जो बीजेपी है वो राजा सुहेलदेव का नाम लेकर हिंदू जो मतदाता हैं उनको पोलराइज करने की कोशिश भी कर रही है। मायावती के कार्यकाल में हजारों करोड़ के अंबेडकर स्मारक बने, लेकिन उसकी आलोचना करने वाली बीजेपी की सरकार ने इसी जून में अपना अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र बनाने का ऐलान किया। इस पर भी करोड़ों रुपए खर्च होने वाले हैं, जो लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बन रहा है। इसका शिलान्यास भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट की मूर्ति लगेगी और उनकी अस्थियां भी दर्शन के लिए रखी जाएंगी। इसमें 750 लोगों के लिए ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, म्यूजियम और रिसर्च सेंटर भी बन रहा है। 6 दिन पहले अमर उजाला की खबर है कि अंबेडकर पार्क स्मारक समिति में 10 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। 2018 की एक खबर है कि बीजेपी के सांसद कौशल किशोर ने वीरांगना उदा देवी की 100 फीट की मूर्ति लगाने की घोषणा की है। यह मूर्ति लखनऊ में लगाई जानी थी। उस समय नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सांसद ने कहा था कि पासी समाज का हर एक व्यक्ति इसके लिए लोहा जुटाएगा। पासी समाज व्हाट्सएप और फेसबुक से इसका प्रचार करे ताकि जल्दी ही उनकी मूर्ति लग सके। ठीक बता पाना मुश्किल होगा कि यूपी में कितने महापुरुषों की मूर्तियां बनाए जाने की घोषणा हुई है, शिलान्यास हुआ है और अनावरण हुआ है। मायावती के मुख्यमंत्री काल में बने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के इस भव्य इमारत की कम चर्चा होती है। पिछले साल जब मुंबई से मजदूर पलायन कर यूपी आए तब इस प्रतिष्ठान को उनके लिए खोल दिया गया। मायावती ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान इसलिए बनवाया क्योंकि उसकी जमीन अंबेडकर स्मारक में आ गई थी। उन्होंने अपने कार्यकाल में लखनऊ में अंबेडकर स्मारक, बुद्ध विहार, कांशीराम स्मारक, इको पार्क के अलावा दादरी, नोएडा, लखनऊ और अन्य जगहों पर भी कई स्मारक बनवाए और भव्य मूर्तियां लगवाई। उस समय की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस पर 6000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये और बात है कि बीजेपी की मोदी सरकार ने गुजरात में 3000 करोड़ की लागत से सरदार पटेल का स्मारक बनवाया। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब वही मायावती ने 8 सितंबर को बयान दिया है कि अगर फिर से मुख्यमंत्री बनी तो मूर्तियां नहीं लगवाएंगी, विकास के काम में ध्यान लगाएंगी। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। जब बीएसपी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो मेरी पूरी ताकत अब ये स्मारक, संग्रहालय, मूर्ति या पार्क आदि बनाने पर नहीं लगेगी, बल्कि मेरी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदलने में लगेगी।
तो पूरा देश ये कहे, पूरा दुनिया ये कहे कि शासन हो तो बीएसपी की तरह शासन होना चाहिए। एक ऐसे दौर में जब नई नई मूर्तियां बन रही हैं, स्मारक बन रहे हैं ताकि चुनाव जीता जा सके, मायावती चुनाव जीतने के लिए मूर्तियां और स्मारक नहीं बनाने की बात कर रही हैं। एक समय था जब महापुरुषों के याद करने का खास पैटर्न था, लेकिन अब काफी कुछ उलझ गया है। कई बार याद करने की मांग जनता के बीच से भी आती है और कई बार नेता ऊपर से जनता के बीच ऐसी मांग थोप देते हैं। कई बार नेता इस तरह से होड़ करते हैं कि दूसरे नेता सीधे बोल्ड हो जाते हैं। हाल ही में बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती थी। चिराग पासवान उनके पैतृक गांव पहुंच गए, परिवार के सदस्यों के साथ खाना खाया और वहीं रात्रि विश्राम किया। चिराग ने नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री को याद नहीं किया, भुला दिया। याद करने का मामला राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। भूलने का आरोप सबसे खराब आरोप माना जाता है, तो याद रखने के लिए नेता कई बार दूसरी पार्टी के नेताओं को भी अपना नेता बना लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा ही बिहार में किया है। जब अगस्त 2019 में बीजेपी के नेता अरुण जेटली का निधन हुआ तो उसके 3-4 महीने के भीतर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के कंकड़बाग में उनकी आदमकद मूर्ति लगा दी। ये मूर्ति बिहार सरकार ने बनवाई है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की यात्रा में अरुण जेटली महत्वपूर्ण सहयात्री रहे हैं। याद करने की राजनीति में यह मूर्ति विशेष स्थान रखती है। ये और बात है कि अरुण जेटली की एक मूर्ति दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में भी लगाई गई है। इसका विरोध करते हुए बिशन सिंह बेदी ने दिल्ली क्रिकेट संघ की सदस्यता छोड़ दी और कहा कि दर्शक दीर्घा से उनका नाम हटा दिया जाए। मूर्तियों और स्मारकों के साथ सबसे बड़ी खूबी यह है कि विवाद होने के बाद भी उनके होने पर असर नहीं पड़ता। अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया, तब प्रधानमंत्री को ऐतराज नहीं हुआ। मायावती ने अपनी मूर्ति बनवा ली तो आज तक यह विवाद उनका पीछा कर रहा है। भारत में जिस गति से मूर्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है वह दिन दूर नहीं जब भारत का हर चौराहा किसी महापुरुष की मूर्ति से युक्त होगा। इसके लिए अलग से मंत्रालय बनेगा, मूर्ति पालक मंत्री होंगे, पुलिस महानिदेशक मूर्ति रक्षक होंगे अलग से। उम्मीद है महापुरुषों की सुरक्षा में लगे इन सुरक्षा गार्डों का आर्थिक शोषण नहीं होगा, न्यूनतम मजदूरी से ज्यादा उन्हें वेतन मिलेगा। इस देश की राजनीति ने मूर्तियों को लेकर अलग अलग दिन देखे हैं। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की इन मूर्तियों को अनावरण के लिए 12 साल का इंतजार करना पड़ा। जब ये लगाई गई तब अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस का बहुमत था, लेकिन उसके बाद चला गया। इंडियन एक्सप्रेस ने 2015 में इस पर रिपोर्ट की है कि इस मूर्ति का अनावरण 12 साल बाद हुआ। पहले कांग्रेस मूर्ति से खुश नहीं थी, नए मूर्तिकार ने फिर से मूर्ति बनाई, तब बीजेपी सत्ता में आ गई। 2 दिन पहले की खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल फरवरी में हैदराबाद जा रहे हैं। वहां पर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण करने जा रहे हैं। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बन रही है। एकता की मूर्ति के बाद बराबरी की मूर्ति। डेक्कन क्रॉनिकल अखबार के अनुसार यह मूर्ति 216 फीट ऊंची होगी। इसके बनने पर 216 करोड़ का खर्च आएगा। रामानुजाचार्य की यह मूर्ति है जिनके बारे में कहा जाता है कि विशिष्ट अद्वैत दर्शन की बुनियाद रखी उन्होंने। 40 एकड़ इलाके में यह मूर्ति लगने जा रही है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री करेंगे। एक ऐसे भारत में जब कुछ अमीर और अमीर हो गए, ज्यादातर गरीब और गरीब हो गए, असमानता की खाई और गहरी हो गई, समानता की मूर्ति की बहुत जरूरत लग रही है। पिछले 7 साल में मूर्तियों और स्मारकों पर सभी सरकारों ने मिलकर कितने पैसे खर्च किए हैं मेरे पास इसका हिसाब नहीं है, होना चाहिए सरकार के पास। जिस देश की 80 करोड़ जनता गरीबों के लिए मुफ्त अनाज योजना पर आश्रित हो, उस देश में मूर्तियों और स्मारकों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इंसान गरीब हो रहा है, मूर्तियां अमीर हो रही हैं। गुजरात में 3000 करोड़ की लागत से पहले एकता की मूर्ति बनी, उसके बाद वहां एकता मॉल बना, एकता नर्सरी बनी और एकता क्रूज शुरू हो चुका है। इस साल उस पूरे इलाके के विकास और रखरखाव के लिए राज्य सरकार ने 652 करोड़ के बजट का ऐलान किया है। आपको याद दिला दें कि पीयूष गोयल का एक चर्चित बयान है कि आने वाले वर्षों में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इकोसिस्टम में 1 लाख करोड़ का कारोबार पनपेगा।
उनका यह बयान जनवरी 2020 के इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है। गुजरात में कई हजार उद्योग हैं। इसके बाद भी राज्य का बजट करीब 2.25 लाख करोड़ का है और अकेले इस जगह से 1 लाख करोड़ के इकोसिस्टम के विकसित होने का सपना पीयूष गोयल दिखा रहे थे। आप देख भी रहे थे, देख भी रहे हैं। पीयूष गोयल ने यही बात नवंबर 2019 में भी कही। अब सवाल है कि इन अनुमानों के जरिए ख्वाब तो दिखा दिए गए, लेकिन असल में हुआ क्या, ये कौन पूछेगा तो जवाब ही नहीं मिलेगा। The Statue of Unity alone at Kevadia will create an ecosystem which can generate 1 lakh crores, that's about $15 billion, only in and around the Statue of Unity and all the engagements associated with that over the next 4 or 5 years. It can create an annual $15 billion ecosystem. अब कौन पूछे कि 1 लाख करोड़ का वो कारोबार कहां गया। इकोसिस्टम पीयूष गोयल का प्रिय शब्द है। रेल मंत्री बनने के बाद उनका एक और चर्चित बयान है कि 1 साल के भीतर रेलवे के इकोसिस्टम में 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं। 10 lakhs। ना तो उस इकोसिस्टम का आज तक पता चला, ना ही 10 लाख नौकरियों का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को लेकर 2019 में संसद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री केजे अल्फोंस का बयान है कि नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच सैलानियों के आने से केवल 19.47 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। उसके बाद पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का बयान है कि 2018-19 में 70 लाख से अधिक लोग ताजमहल देखने गए थे, जिससे करीब 87 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। बात कर रहे थे 1 लाख करोड़ की पीयूष गोयल। इन दिनों अहमदाबाद में 1200 करोड़ की लागत से साबरमती आश्रम को विकसित किए जाने की योजना को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर राज्य के 100 से अधिक विशिष्ट व्यक्तियों ने सरकार को पत्र लिखा है। उनकी चिंता है कि विकास के नाम पर आश्रम की सादगी खत्म कर दी जाएगी। सरकार और आश्रम से जुड़े 7 ट्रस्ट इस योजना को लेकर खुलासा नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से जालियांवाला बाग के साथ विकास के नाम पर छेड़छाड़ हुई है, उसे देखते हुए इन शहरियों को डर है कि साबरमती आश्रम भी उस विकास की भेंट चढ़ जाएगा जिसका गांधी जी विरोध करते रहे थे। चमकदार बनाने के नाम पर कई नई चीजें जोड़ दी जाएंगी और महंगे टिकट लगा दिए जाएंगे। मॉल नुमा आश्रम बन सकता है। ये विरोध करने की मुख्य जो वजह है, एक तो ये है कि आश्रम की जो ट्रस्ट है, 7 ट्रस्ट, उनकी स्वायत्तता चली जाएगी। ये गांधी जी ने खुद बनाए हुए ट्रस्ट है, इसका सरकारीकरण हो जाएगा। सवाल ये है कि जो नई नवीनीकरण की बात है, उसमें 7 ट्रस्टों के प्रतिनिधि होंगे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये कमेटी काम करेगी। तो स्वायत्तता चली जाएगी। पूरी सरकार के लोग, सरकारी बाबू और सरकार के जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनकी चलेगी। 1200 करोड़ में क्या बनाएंगे? क्योंकि उनको तो वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर बनाना है। ये टूरिस्ट सेंटर की बात है। वर्ल्ड क्लास क्या, इसका मतलब क्या होता है? चकाचौंध करने वाले बुटीक बनाना, शोरूम बनाना। और ये विरासत सिर्फ अहमदाबाद की नहीं है, गुजरात की नहीं है, देश की नहीं है। ये मानव जात की गांधी विचार है, वो विरासत है। वो विरासत में हस्तक्षेप करने का कोई सरकार का इरादा नहीं हो सकता है। और ये सरकार तो कैसी है, जो गांधी हत्यारे गोडसे का मंदिर बनाने की बात करने वाले लोग हैं, वो जब गांधी जी के लिए प्रेम दिखाते हैं तो शंका होना या संदेह पैदा होना बहुत जरूरी बन जाता है। दुनिया भर में संरक्षण एक पेशेवर मामला है, राजनीतिक भी, सांस्कृतिक भी। इस बात को लेकर खूब बहस होती है कि पुराने रूप में ही संरक्षण किया जाए या उसे मॉल में बदल दिया जाए। ज्यादातर देशों ने जस का तस संरक्षित करने में अपनी तारीफ बटोरी है। भारत में एक बार मूर्ति लग गई, तोड़ना बुरा माना जाता है, संभव नहीं होता है। यहां तक कि मनु की भी मूर्ति लगी है, वह भी राजस्थान हाईकोर्ट के परिसर में। यहां से मनु की मूर्ति को ढकने की मांग को लेकर, तोड़ने की मांग नहीं, ढकने की मांग को लेकर 15 अगस्त को शांति मार्च निकाला गया। उस दिन राज्य के 100 से अधिक गांवों में प्रदर्शन हुआ, दूसरे राज्यों में भी प्रदर्शन हुआ। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर्स का आंदोलन चला तो उस दौरान कोलंबस की 30 से अधिक मूर्तियां तोड़ दी गईं। दुनिया के अन्य देशों में कोलंबस की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। आज की पीढ़ी मानती है कि कोलंबस की खोज के कारण ही अमेरिका उपनिवेश बना, अमेरिका के मूल निवासियों का नरसंहार हुआ। मूर्तियों को लगाना अगर इंसाफ है तो पुरानी लगी हुई मूर्तियों को तोड़ना भी इंसाफ माना जा रहा है।
एक बड़ी राय यह भी है कि जो मूर्तियां लग गई हैं उसे रहने दिया जाए, ताकि दुनिया उसे याद रखे कि किस तरह की नाइंसाफी की शुरुआत मूर्तियों वाले महापुरुष से हुई है। मूर्ति बनाने में अग्रणी नाम मूर्तिकार राम सुतार और उनके परिवार का रहा है। राम सुतार और अनिल सुतार की बनाई मूर्तियां दुनिया भर में लगी हैं। 2014 से 21 के बीच सुतार परिवार ने देश और दुनिया में 221 मूर्तियां बनाई हैं। इनमें से 90% से ज्यादा भारत में लगी हैं। इनमें स्वतंत्रता सेनानी, शहीद अफसर, जवान, कवि, देवी देवता और राजनेताओं की मूर्तियां हैं। मूर्तिकार एक ही हैं, उनका कारखाना भी एक है, लेकिन यहां सब बने हैं। गांधी, अंबेडकर, लोहिया, रज्जू भैया, कर्पूरी ठाकुर, दीनदयाल उपाध्याय, महाराणा प्रताप की मूर्ति आगरा नगर निगम ने हाल ही में लगवाई है। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी एक छोटा सा बस्ट बना है। पुणे में छत्रपति संभाजी महाराज की 100 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनाई है सुतार परिवार ने। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की 40 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है। भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची मूर्ति बनी है। शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी की भी मूर्तियां बनी हैं। पहले भारत में बहुत सारा ज्यादा बड़ी मूर्तियां नहीं बनती थी। 12 फुट, 18 फुट, 24 फुट, ज्यादा से 50 फुट की मूर्ति बनती थी। पर जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है तो वो एक लोगों को एक उसमें एक एडवांटेज दिखा कि भाई जितनी बड़ी मूर्ति होगी उतना उसका एक फोकस अच्छा बनेगा। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की मूर्ति बनने जा रही है 400 फुट ऊंची। अंबेडकर जी की बनने जा रही है 350 फुट की। हैदराबाद में 125 फुट की बनने जा रही है। इस प्रकार से बेंगलोर में भी 90 फुट, 100 फुट, 153 फुट ऐसी हम लोग कुछ मूर्तियां बना रहे हैं। लोगों के मन में ये विचार आते हैं कि हमारे शहर में भी एक बड़ी होनी चाहिए मूर्ति, हमारे प्रांत में भी एक ऐसी मूर्ति होनी चाहिए जो लोग देखने आए, पर्यटन बढ़े। उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे लोग हर प्रांत में चाहते हैं बड़ी से बड़ी मूर्ति हो। इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। लोगों की कमाई घट गई है, बचत घट गई है, नौकरी नहीं है। उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि इस व्यवस्था में ऐसा क्यों है कि केवल गिनती के अमीर अमीर हुए जा रहे हैं, लेकिन मूर्तियां और स्मारक की बात करते हुए नेता अपना टाइम निकाल ले जाते हैं। संवैधानिक अधिकारों और सिस्टम की जितनी बात नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा महापुरुषों की बात होने लगी है। लेकिन उन्हें याद कर क्या हम उन्हें पूजने वाले समाज को अच्छा जीवन दे पा रहे हैं? एक मूर्ति से किसी समुदाय का क्या इतना भला हो जाता है? क्या उस समुदाय को रोजगार और अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए? वैसे जरूरी नहीं कि आप इन विषयों पर आज ही विचार करें, 20 साल बाद भी कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक ले सकते हैं। कोविड के मामले कम हुए हैं तो संक्रमण से बचाने वाली जरूरी चीजों की बिक्री भी 90% घट गई है। ये पूजा बता रही हैं मुंबई से। महामारी में मास्क बनाने की कई नई फैक्ट्रियां लगी क्योंकि इनकी बम्पर सेल हो रही थी। अब बीते 2 महीनों से मास्क की बिक्री में भारी गिरावट आई है। मास्क ही नहीं, सैनिटाइजर, इम्यूनिटी बूस्टर, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, पल्स ऑक्सीमीटर जैसी चीजों की बिक्री में लगभग 90% गिरावट का अनुमान है। फेस मास्क या फिर ग्लव्स, इनकी सेल और परचेस में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। मैं कह सकता हूँ इन दिनों 90% तक गिरावट देखी गई है मास्क में। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। इससे माना जा सकता है कि आज जो पब्लिक है वो उसका मास्क का इस्तेमाल बहुत कम कर रही है या ना के बराबर कर रही है। मास्क का बोलो, सैनिटाइजर का बोलो, पीपी किट का बोलो, सभी चीज का सेल बहुत कम हो गया। विटामिन सी तो इतना बिक रहा था जैसे कि पानी जैसा बिक रहा था। मल्टीविटामिन इतना ही बिक रहा था और आज की तारीख में हार्डली यानी बोलो कि 5% भी उसका सेल बचा हुआ नहीं है, सब फिनिश हो गया है। और अभी पेशेंट भी पहले जो हेल्थ कॉन्शियस था उनका दिमाग में ऐसी बात थी कि ये सब दवाई खाने से उनका कोविड से बच पाएंगे, वो तो सही बात है। अभी पेशेंट को भी परवाह नहीं है। इनसे मतलब कोई सैनिटाइजर नहीं बिक रहा है, मास्क बिक रहा है। मतलब थोड़ा बहुत मास्क जब कोई इमरजेंसी में ले रहे हैं, लेकिन मास्क को वैसा कुछ अभी बिक नहीं रहा। सैनिटाइजर भी नहीं बिक रहा है। 2-2.5 हज़ार सैनिटाइजर था तो हमारा तो हुआ तो मैंने तो हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया। कोविड के एक्टिव मरीज घट रहे हैं। आईसीयू ऑक्सीजन पर गंभीर मरीजों की कम संख्या बड़ी राहत है।
ऐसे में रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाइयों की मांग लगभग बंद है और एक आंकड़ा कहता है कि महाराष्ट्र में लगभग 1.5 लाख रेमडेसिविर वायल एक्सपायर हो चुके हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है एक ऐसा समय था कि लोगों को नहीं मिल पा रहा था और आज एक ऐसा वक्त आया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन सप्लायर्स के पास काफी ज्यादा स्टॉक में पड़ा हुआ है और वो एक्सपायर और नियर एक्सपायर होने की तादाद में है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का स्टॉक बर्बाद होना संक्रमण में गिरावट का बड़ा राहत भरा संकेत है, लेकिन संक्रमण से सुरक्षित रखने वाली मास्क जैसी जरूरी चीजों की बिक्री में कमी एक्सपर्ट्स को चिंतित करती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।